कहानी एक खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट नैन्सी की है जिसे समुद्र में सर्फिंग करने का बहुत शौक है। इसी शौक की वजह से वह एक सुनसान और खूबसूरत बीच पर घूमने जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बन जाएगी। सर्फिंग करते वक्त अचानक उस पर एक खतरनाक शार्क हमला कर देती है। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर किनारे से थोड़ी दूर एक चट्टान पर पहुंच जाती है। अब वह वहीं फंस चुकी होती है। चारों तरफ गहरा समंदर, नीचे घूमती हुई खतरनाक शार्क और मदद के लिए कोई भी नहीं। अब इस डरावनी हालत में नैन्सी कैसे जिंदा रहने की कोशिश करती है। क्या वह उस खूंखार शार्क से लड़कर सुरक्षित वापस लौट पाएगी या फिर समंदर ही उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा, जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो समुद्र किनारे खेल रहा होता है। खेलते खेलते उसे रेत में एक हेलमेट मिलता है। वह उसे उठाकर देखता है और उसमें लगे कैमरे को ऑन कर देता है। वीडियो में दिखता है कि दो लड़के समुद्र में सर्फिंग कर रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। अचानक कैमरा हिलने लगता है और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। कोई खतरनाक चीज उन्हें एक एक करके पानी के नीचे खींच लेती है और मार देती है। फिर वीडियो अचानक बंद हो जाता है। यह सब देखकर बच्चा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है। वह एक मेडिकल स्टूडेंट है और गाड़ी में बैठी होती है। वह अपने फोन में तस्वीरें देख रही होती है। तभी ड्राइवर कार्लोस उससे पूछता है कि क्या तस्वीर में वही है। नैन्सी बताती है कि वह उसकी माँ की तस्वीर है। उसकी माँ कई साल पहले इसी बीच पर आई थी। नैन्सी यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई बल्कि अपनी माँ की यादों को महसूस करने आई है। वह अपनी बहन की फोटो भी कार्लोस को दिखाती है। दोनों बातें करते हुए जंगल के रास्ते बीच की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत बीच पर पहुंच जाते हैं। नैन्सी वहां का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यह जगह उसकी माँ से जुड़ी हुई है। कार्लोस उसका सामान उतारता है और चला जाता है। नैन्सी जल्दी से कपड़े बदलती है और सर्फिंग के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह पानी में उतरती है उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। लहरों के साथ खेलते हुए वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। सर्फिंग का मजा लेने के लिए वह थोड़ा आगे चली जाती है। वहाँ उसे दो लड़के मिलते हैं जो पहले से सर्फिंग कर रहे होते हैं। वे उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अमेरिकन है। नैन्सी हाँ कहती है और उनसे पूछती है कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। लड़के बताते हैं कि यहाँ एक बड़ी चट्टान है जिस पर दिन में एक बार पानी चढ़ जाता है। वहाँ कुछ छोटे जीव भी होते हैं जो डंक मार सकते हैं। यह सुनकर नैन्सी थोड़ा सावधान हो जाती है लेकिन सर्फिंग करना जारी रखती है। फिर एक बड़ी लहर आती है और तीनों मिलकर सर्फिंग का मजा लेते हैं। यह पल बहुत शानदार होता है और नैन्सी इसे पूरी तरह एंजॉय करती है। सर्फिंग के बाद नैन्सी किनारे पर आती है, कुछ फल खाती है और अपने फोन में माँ की तस्वीरें देखने लगती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसकी बहन का फोन आता है। नैन्सी उसे बीच दिखाती है। उसकी बहन कहती है कि यह वही जगह है जिसके बारे में उनकी माँ बताया करती थी। नैन्सी कहती है कि यह जगह उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बहन उसे डांटती है कि उसे अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तभी उनके पिता भी कॉल पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद नैन्सी फोन रख देती है। इसके बाद नैन्सी फिर से सर्फिंग के लिए समुद्र में जाती है, लेकिन अब शाम होने वाली होती है, इसलिए वे दोनों लड़के उसे बाय कहकर चले जाते हैं। नैन्सी का मन अभी भी भरा नहीं होता। लड़कों के जाने के बाद नैन्सी अकेले ही दूसरी दिशा में सर्फिंग करने लगती है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ डॉल्फिन दिखाई देती है जो उसके आसपास पानी में खेल रही होती हैं। यह नजारा देखकर वह और भी खुश हो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। लेकिन थोड़ी दूर पर उसे एक मरी हुई व्हेल दिखाई देती है जिस पर कई पक्षी बैठे होते हैं और छोटी मछलियां उसे खा रही होती हैं। यह देखकर नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह वापस लौटने का सोचती है। तभी अचानक एक बड़ी लहर उठती है और नैन्सी उसे पकड़कर सर्फिंग करने लगती है। लेकिन उसी दौरान एक विशाल शार्क आकर उसे जोरदार टक्कर मारती है जिससे वह अपने बोर्ड से गिर जाती है। तेज पानी के बहाव में वह नीचे जा गिरती है और किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस ऊपर आती है। वह अपने सर्फ बोर्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी शार्क फिर से हमला करती है और उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देती है। दर्द के बावजूद नैन्सी किसी तरह खुद को संभाल कर ऊपर आती है और समझ जाती है कि यह शार्क का हमला है। वह तुरंत पास में तैर रही मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है ताकि खुद को बचा सके। उसके पैर से लगातार खून बह रहा होता है और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। वह अपने बोर्ड से जुड़ी हुई पट्टी खोलकर घाव के ऊपर कसकर बांध लेती है ताकि खून का बहना कम हो जाए। इसके बाद वह किनारे की ओर देखती है जो लगभग 200-300 फीट दूर होता है। वहाँ वही लड़के नजर आते हैं, लेकिन उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाती। कुछ ही देर में वह वहाँ से चले जाते हैं और नैन्सी अकेली फंस जाती है। अब वह मरी हुई व्हेल के ऊपर खड़ी चारों तरफ देख रही होती है और बेहद डरी हुई होती है क्योंकि शार्क कभी भी दोबारा उस पर हमला कर सकती है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक चट्टान दिखाई देती है। जैसे ही शार्क फिर से उसकी ओर बढ़ती है, नैन्सी तुरंत पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से उस चट्टान की ओर तैरने लगती है। शार्क भी उसका पीछा करती है, लेकिन नैन्सी तेजी से तैरते हुए किसी तरह चट्टान तक पहुंच जाती है और उस पर चढ़कर खुद को बचा लेती है। अब वह वहां खड़ी होकर आसपास देखती है। किनारा अभी दूर होता है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे फिर से पानी में उतरना पड़ेगा जो बहुत खतरनाक है। इसलिए वह फिलहाल उसी चट्टान पर रुकने का फैसला करती है। उसकी पैर की चोट से काफी खून
खून बह चुका होता है और अगर जल्दी इलाज न किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। नैन्सी, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, खुद ही अपना इलाज करने का फैसला करती है। वह अपने कान की बालियां और लॉकेट निकालती है और दर्द सहते हुए अपने घाव पर टाँके लगाने लगती है। यह प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह टाँके लगा लेती है। इसके बाद वह अपने स्विम सूट का हिस्सा फाड़ कर घाव पर बांध देती है ताकि खून रुक सके। फिर थकान के कारण वह चट्टान पर बैठ जाती है और सोचती है कि शायद जल्द ही कोई उसकी मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और समय बीतता जाता है। करीब 5 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। रात गहराती जाती है और ठंड बढ़ने लगती है, जिससे नैन्सी को ठिठुरन महसूस होने लगती है। वह अपने स्विम सूट का एक हिस्सा फाड़कर घाव पर फिर से कसकर बांधती है ताकि खून का बहाव कम हो सके। थकान के कारण वह उसी चट्टान पर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। कुछ समय बाद छोटे छोटे केकड़े उसके पास आने लगते हैं और उसे काटते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह एक केकड़े को हटाकर मार देती है। पास में एक घायल पक्षी भी बैठा होता है जो शुरुआत से ही वहीं मौजूद था। नैन्सी को भूख लगती है, इसलिए वह केकड़े को खाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और उसे छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर अपने सर्फ बोट पर पड़ती है जो समुद्र में तैर रहा होता है। हालांकि वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता क्योंकि शार्क अभी भी आसपास घूम रही थी। फिर भी मजबूरी में वह धीरे धीरे पानी में उतरती है और बिना शोर किए बोट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचती है, शार्क उसकी तरफ बढ़ती नजर आती है। यह देखकर वह तुरंत वापस मुड़ती है और तेजी से तैरकर फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद उसे किनारे पर एक आदमी दिखाई देता है जो लेटा हुआ होता है। नैन्सी जोर जोर से आवाज लगाकर उससे मदद मांगती है। वह आदमी नशे में होता है और उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन हाथ हिलाकर रिएक्शन देता है। नैन्सी इशारों में उसे अपने बैग तक जाने और फोन से मदद बुलाने के लिए कहती है। आदमी धीरे धीरे बैग के पास पहुंचता है। यह देखकर नैन्सी को उम्मीद होती है कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन वह आदमी बैग में से सामान निकालकर अपने पास रख लेता है और फोन और पैसे भी ले लेता है। नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। तभी उसकी नजर पानी में तैर रहे सर्फ बोट पर जाती है। वह उसे लेने के लिए समुद्र में उतर जाता है। नैन्सी उसे बार बार चेतावनी देती है कि पानी में खतरा है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है। जैसे ही वह बोट तक पहुंचता है, अचानक शार्क उस पर हमला कर देती है। यह देखकर नैन्सी घबरा जाती है। वह आदमी किसी तरह किनारे की तरफ लौटने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वहीं उसकी जान चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह वही 2 लड़के फिर सर्फिंग के लिए वहां आते हैं। उस समय नैन्सी थोड़ी देर के लिए सोई हुई होती है। जब वह जागती है तो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाती है कि पानी में खतरा है और वे आगे न बढ़ें, लेकिन वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और सर्फिंग जारी रखते हैं। कुछ ही पलों में हालात बिगड़ जाते हैं और उनमें से एक पर शार्क हमला कर देती है। दूसरा लड़का घबराकर नैन्सी की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। नैन्सी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। यह पूरी घटना उसी हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब नैन्सी पहले से भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक स्थिति में अकेली फंसी रह जाती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। सूरज की तेज धूप नैन्सी को परेशान करने लगती है। जिस चट्टान पर वह खड़ी होती है वह भी कुछ ही देर में पानी में डूबने वाली होती है। ऊपर से शार्क लगातार उसी के आसपास चक्कर लगा रही होती है। नैन्सी समझ जाती है कि अगर वह समय रहते वहां से नहीं निकली तो बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी बीच उसकी नजर एक घायल पक्षी पर जाती है जो शुरू से उसी चट्टान पर था। वह उसे पकड़कर ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि उसका पंख अपनी जगह से खिसक गया है। अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए नैन्सी उसका पंख ठीक कर देती है। इसके बाद उसकी नजर उस हेलमेट पर जाती है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वह उसे लाने का सोचती है, लेकिन शार्क अभी भी मरी हुई व्हेल और चट्टान के बीच में घूम रही होती है। नैन्सी थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखती है और उसके घूमने का समय समझने की कोशिश करती है। उससे पता चलता है कि शार्क लगभग 30 से 32 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। यही मौका देखकर नैन्सी प्लान बनाती है। वह सही समय का इंतजार करती है और फिर अचानक पानी में कूदकर तेजी से हेलमेट की तरफ बढ़ती है। दिल थाम देने वाले उन पलों में वह किसी तरह हेलमेट उठाकर वापस चट्टान तक पहुंच जाती है। हालांकि लौटते समय शार्क करीब आ जाती है, लेकिन वह बच निकलती है। चट्टान पर वापस आकर नैन्सी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगती है। उसमें वही खौफनाक दृश्य होता है जिसमें उन लड़कों पर हमला हुआ था। वीडियो के आखिर में वह खुद भी दिखाई देती है जब वह एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वह आसपास नजर दौड़ाती है और थोड़ी दूर पर उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर दिखाई देता है। उसे अंदाजा होता है कि शायद वहां पहुंचकर वह अपनी जान बचा सकती है, लेकिन समस्या यह थी कि वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 मिनट लगेगा, जबकि शार्क उससे कहीं तेजी से उस तक पहुंच सकती है। अब उसके पास समय भी बहुत कम बचा होता है क्योंकि चट्टान जल्द ही डूबने वाली होती है। ऐसे में नैन्सी एक और जोखिम भरा फैसला लेती है। वह कैमरा ऑन करती है और एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है। वह बताती है कि उस पर शार्क ने हमला किया है, कई लोग मारे जा चुके हैं और वह खुद एक
चट्टान पर फंसी हुई है। अब वो अपना पता भी बताती है और अपने परिवार के लिए एक इमोशनल मैसेज भी छोड़ती है कि अगर यह वीडियो किसी को मिले तो उसे उसके घर तक पहुंचा दिया जाए। इसके बाद वह हेलमेट को पूरी ताकत से किनारे की दिशा में फेंक देती है ताकि कोई उसे ढूंढ सके। फिर वह उस घायल पक्षी को एक टूटे हुए बोट के टुकड़े पर बैठाकर पानी में छोड़ देती है ताकि शायद वह किनारे तक पहुंच सके। अब पानी धीरे धीरे चट्टान को ढकने लगता है। नैन्सी को जल्दी ही अगला कदम उठाना होगा और उसी समय आसपास जेलीफिश भी दिखाई देने लगती है। नैन्सी को याद आता है कि जेलीफिश के संपर्क में आने से शार्क दूर रहती है। वह तुरंत इस बात का फायदा उठाने का फैसला करती है। बिना समय गंवाए नैन्सी पानी में कूद जाती है और जेलीफिश के बीच से गुजरते हुए सिग्नल ट्रांसमीटर की ओर बढ़ने लगती है। नीचे का नजारा काफी डरावना होता है लेकिन वह हिम्मत बनाए रखती है। शार्क भी उसके पीछे आती है मगर जेलीफिश की वजह से वह ज्यादा करीब नहीं आ पाती। कुछ ही पलों में नैन्सी उस ट्रांसमीटर तक पहुंच जाती है और ऊपर चढ़कर खुद को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित कर लेती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। उम्मीद जगते ही वह ट्रांसमीटर के बॉक्स को खोलने लगती है जिसमें काफी जंग लगा होता है। काफी कोशिशों के बाद वह उसे खोलने में सफल हो जाती है। बॉक्स के अंदर उसे एक फ्लेयर गन मिलती है लेकिन जैसे ही वह उसे उठाती है उसके कारतूस पानी में गिर जाते हैं। नैन्सी तुरंत पानी में कूदकर उसे इकट्ठा करती है और फिर जल्दी से गन में लोड करके आसमान की तरफ फायर कर देती है। फ्लेयर काफी ऊंचाई तक जाता है लेकिन तब तक नाव बहुत दूर निकल चुकी होती है और कोई उसे देख नहीं पाता। यह देखकर नैन्सी मायूस हो जाती है और कुछ पल के लिए हार मानने जैसी स्थिति में आ जाती है। उस समय कहानी वापस उस छोटे बच्चे की ओर जाती है जिसने पहले हेलमेट पाया था। वह बच्चा वीडियो में नैन्सी का मैसेज देख चुका होता है और घबराकर अपने पिता को बुलाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ नैन्सी अब भी ट्रांसमीटर पर बैठी होती है। तभी शार्क एक बार फिर उस पर हमला करने के लिए आ जाती है। इस बार नैन्सी गुस्से में फ्लेयर गन से उस पर निशाना लगाकर फायर करती है लेकिन इससे शार्क पर ज्यादा असर नहीं होता। इसके बाद वह ट्रांसमीटर के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर फिर से निशाना साधती है और फायर करती है। इस बार पानी में आग जैसी स्थिति बन जाती है क्योंकि पास पड़ी मरी हुई व्हेल के कारण पानी में गैस फैल चुकी होती है जिससे कुछ समय के लिए शार्क पीछे हट जाती है। लेकिन जल्दी ही वह फिर से तेजी से हमला करती है और ट्रांसमीटर को जोर से टक्कर मारती है। इस टक्कर से ट्रांसमीटर हिल जाता है और नैन्सी का संतुलन बिगड़ जाता है। वह पानी में गिर जाती है। गिरने से उसे चोट भी लगती है लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और तुरंत नीचे जाकर लोहे की रॉड के बीच खुद को बचाने की कोशिश करती है। शार्क बार बार हमला करती है और उन रॉड्स को नुकसान पहुंचाने लगती है। नैन्सी समझ जाती है कि ज्यादा देर तक यहाँ टिकना मुश्किल है। तभी उसकी नजर नीचे लगी एक भारी चेन पर पड़ती है जो ट्रांसमीटर से जुड़ी हुई होती है। वह जल्दी से उस चेन को खोलने की कोशिश करती है और काफी मेहनत के बाद उसे खोल देती है। जैसे ही चेन खुलती है वो भारी होने के कारण तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। नैन्सी उसी चेन को पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ती है और शार्क भी उसका पीछा करती हुई उसके पीछे जाती है। जैसे ही नैन्सी नीचे लगे हुए लोहे के नुकीले ढांचों के पास पहुंचती है वह अचानक एक तरफ हट जाती है लेकिन तेजी से उसके पीछे आ रही शार्क सीधे उन नुकीली रॉड से टकरा जाती है जिससे वह वहीं फंसकर खत्म हो जाती है। इस खतरनाक मुकाबले के बाद नैन्सी भी थक कर बेहोश हो जाती है और पानी में ही नीचे की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ वही छोटा बच्चा अपने पिता को लेकर जल्दी जल्दी बीच की ओर आता है। उसका पिता कार्लोस ही होता है जिसने पहले नैन्सी को यहाँ छोड़ा था। बच्चा पानी की तरफ इशारा करता है जहाँ नैन्सी बेहोशी की हालत में होती है। कार्लोस तुरंत बिना समय गंवाए समुद्र में कूद जाता है और नैन्सी को बाहर निकाल कर किनारे तक ले आता है। पानी अंदर जाने की वजह से वो बेहोश होती है लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। जैसे ही नैन्सी अपनी आंखें खोलती है वह सामने कार्लोस को देखती है। पास में वही पक्षी मौजूद होता है जिसे उसने पहले बचाया था। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह एक बार समुद्र की ओर देखती है जहाँ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद सीन एक साल बाद का दिखाया जाता है। नैन्सी फिर से उसी बीच पर आती है लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके पिता और उसकी बहन भी होती है। उसके पिता उस पर प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि अगर उसकी माँ आज होती तो वह बहुत खुश होती। आखिर में नैन्सी और उसकी बहन साथ में समुद्र की ओर बढ़ती हैं और सर्फिंग करने लगती हैं। यह सफर जो एक साधारण ट्रिप के रूप में शुरू हुआ था जिंदगी और मौत की जंग में बदल गया था। लेकिन अपनी हिम्मत और समझदारी से नैन्सी ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया। यही इस कहानी का संदेश है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।